हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नियोम। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछले क्लास में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था निम्न में से सही क्या है। पहला है वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। दूसरा है राज्यसभा वित्त विधेयक को रोककर रख सकती है। इसमें से सही क्या है, तो इस राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। याद रखिएगा वित्त विधेयक इसका जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 117 में है। ठीक है, आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक का प्रावधान है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है किस विषय में संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार है। पहला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करना। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करना। तीसरा, राष्ट्रपति को पदच्युत करना। चौथा, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना। तो किस विषय में संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार है, तो वह है आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करना और राष्ट्रपति को पदच्युत करना। इस मामले में जो है संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को समान अधिकार प्राप्त है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है यह भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। दूसरा है इसके सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। तीसरा, यह संसद द्वारा पारित कानून को स्वीकृति प्रदान करता है। चौथा, इसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन पहला, ये भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। कहने का मतलब ये है कि जो उच्च न्यायालय है यानी कि आपका हाई कोर्ट, अगर इसके निर्णय के विरुद्ध आपको अपील करना है तो कहाँ अपील कर सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। ये ऐसा नहीं होता है, जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है, किसी भी विषय में आर्टिकल 143 के तहत, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए जो भी सलाह है, ठीक है, उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होता। ठीक है, ये याद रखिएगा। यह संसद द्वारा पारित कानून को स्वीकृति प्रदान करता है, बिल्कुल गलत है। जो संसद द्वारा पारित कानून है उसको स्वीकृति कौन प्रदान करता है, तो राष्ट्रपति। अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन पहला, जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, यानी सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है भारत का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। पहला ऑप्शन है सेशन कोर्ट। दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय। तीसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय। चौथा ऑप्शन है जिला न्यायालय। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है, तो वो है आपके उच्चतम न्यायालय, यानी ऑप्शन दूसरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन ये होता क्या है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है कोई भी अध्यादेश हो, कानून हो या नियम हो या उपनियम हो, ठीक है, उसकी जो संवैधानिकता का परीक्षण कर सकता है। अगर मान लीजिए जांच के दौरान उसमें कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो ऐसे स्थिति में जो है सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, उस कानून या नियम या उपनियम, ठीक है, उसकी संवैधानिकता को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, ये न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है। अगला प्रश्न है संसदीय व्यवस्था में राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। पहला ऑप्शन है राज्यपाल। दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री। तीसरा ऑप्शन है मुख्य सचिव। चौथा ऑप्शन है गृह मंत्री। तो संसदीय व्यवस्था में राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो वह है आपका मुख्यमंत्री होता है। राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश का पुनर्विलोकन के लिए अधिकृत करता है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 137। दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 130।
तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 138, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 139। तो उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन के लिए अधिकृत करता है कौन सा आर्टिकल? तो वह है आपका आर्टिकल 137। ठीक है, अनुच्छेद 137 जो है सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश के पुनर्विलोकन के लिए अधिकृत करता है। कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने द्वारा सुनाए गए कोई सभी निर्णय है या कोई सा भी आदेश है उसका पुनर्विलोकन कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 137 के तहत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है इसकी परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, दूसरा ऑप्शन है इसकी अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, तीसरा है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, चौथा है इसकी संवैधानिक अधिकारिता के अंतर्गत। तो केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है वो आप इनकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन तीसरा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह अपना त्यागपत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है। दूसरा, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी किए हुए होना चाहिए। तीसरा, उसकी उपलब्धियों, मात्रों और विशेषाधिकारों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चौथा है उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता। तो इनमें से गलत कथन कौन से हैं उसे पहचानना है। तो देखते हैं गलत कथन कौन सा है। पहला है वह अपना त्यागपत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है। ये जो कथन है वो गलत है, क्योंकि जो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो वो है राष्ट्रपति को देते हैं। दूसरा है उसे 35 वर्ष की आयु पूरी किए हुए होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तीसरा है उसकी उपलब्धियों, मात्रों और विशेषाधिकारों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये जो कथन है गलत है। जो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी जो उपलब्धियां हैं, मात्रों हैं या विशेषाधिकार है, इसका निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, संविधान द्वारा किया जाता है। ठीक है। चौथा, उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता, बिल्कुल सही है। अगर कोई राज्य का राज्यपाल है उसको उसके पद पर रहते हुए उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 3, ये दोनों जो गलत कथन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए याद रखिएगा आप राज्य का जो राज्यपाल होता है उससे संबंधित कुछ अनुच्छेद है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए आर्टिकल 153 ये जो है राज्य के राज्यपाल के बारे में बताता है। ठीक है। अनुच्छेद 154 जिसमें राज्य की जो राज्यपाल है उसकी कार्यपालिका शक्ति, इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, इसका प्रावधान है। और अनुच्छेद 156 राज्यपाल पद का कार्यकाल, इसके बारे में प्रावधान है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे। 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है? पहला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। दूसरा ऑप्शन है विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। तीसरा है विधानसभा में सदस्य का मनोनयन करना। चौथा है राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजना। तो राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति इनमें से कौन सा है? तो वह है आपका ऑप्शन चौथा, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजना यानी रिपोर्ट भेजना। ये जो है राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 169, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 200, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 201, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 202। तो जो किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो वह है आपका आर्टिकल 201 के तहत जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, आर्टिकल 201 के तहत, यानी ऑप्शन तीसरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
राज्यों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का आधार है? पहला है राज्य का क्षेत्रफल, दूसरा ऑप्शन है राज्य की जनसंख्या, तीसरा ऑप्शन है राज्य के जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राज्यों से राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व का आधार होता है तो वह है राज्य की जनसंख्या। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि राज्यसभा एक नई अखिल भारतीय सेवा निर्मित करने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो इस विषय में कानून कौन बनाएगा? पहला ऑप्शन है राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है संसद के दोनों सदन, चौथा ऑप्शन है संसद। ठीक है, तो यदि राज्यसभा एक नई अखिल भारतीय सेवा निर्मित करने का प्रस्ताव अगर पारित कर देता है तो इस विषय में कानून कौन बनाएगा? तो वह है आपका संसद, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? पहला ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग का, दूसरा ऑप्शन है 2/3 बहुमत से राज्यसभा का, तीसरा ऑप्शन है 2/3 बहुमत से लोकसभा का, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए, ठीक है, 2/3 बहुमत से राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक होता है। ठीक है, 2/3 बहुमत से राज्यसभा का जो अनुमोदन है वो आवश्यक होता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए। और आर्टिकल जो है, आर्टिकल 312 के तहत जो है राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में इनमें से कौन भाग लेते हैं? पहला ऑप्शन है केवल राज्यसभा के सदस्य, दूसरा ऑप्शन है केवल लोकसभा के सदस्य, तीसरा ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, चौथा ऑप्शन है विधानसभा के सदस्य। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो वह है आपके संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य जो हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ठीक है, पदेन सभापति कौन होता है राज्यसभा का? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वह है आपके उपराष्ट्रपति जो हैं आपके राज्यसभा का पदेन सभापति होता है आर्टिकल 64 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 64 के तहत जो है राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, कौन अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा लोकसभा का सदस्य, चौथा राज्य विधानसभा का सदस्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 2। ठीक है, आपके लिए आज का प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित विवाद का विनिश्चय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? पहला है अनुच्छेद 71, दूसरा है अनुच्छेद 72, तीसरा है अनुच्छेद 63, चौथा है अनुच्छेद 65। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।